Hello everyone, I'm back with the next part of chapter number 3. Okay, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में we did the concepts और assumptions of accounting principles. अगर याद हो मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ उसका. हमने करा था, एक हमने शॉर्ट फॉर्म लिया था अकाउंट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, दैट वाज GCA, where GCA stands for घूमने चलो अभी. ठीक है, फिर हमने इसको डिटेल्स में किया था अबाउट गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट वाज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड द लास्ट वन वाज एक्चुअल कंसेप्ट. और फिर हमने इसको अच्छी तरह डिटेल में किया था. टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर accounting conventions. Did I told you about 11 rules to be followed for accounting conventions? तो वो ही हमारा जो 11 rules है आज के टॉपिक है. We will proceed one by one और किसी भी रूल में कोई भी प्रॉब्लम हो, you can DM me anytime, you can comment, you can ask anytime. So first rule, the first principle, the first convention which we are going to do is business entity concept, जिसको हम accounting entity भी कहते हैं. इनके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि डिफाइन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो आपको डिफाइन करना है. ओके, बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा. कैसे करना है इसको हमें, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको किया कि हम इसको बहुत इजी वे में समझ लेते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. मैं और इसी इधर ही आप लोगों को समझा देती हूँ. ओके, अगर क्या कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, एंड आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ सो मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया. इस चीज को नाम से ही लर्न कर लो, सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर, ओनर, मैनेजर जो भी है, वो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, वो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, they are always distinct and separate from the business he or she owns. तो ये मैं प्रोप्राइटर हूँ, ये बिजनेस है, ये सेपरेट है. क्लियर क्लियर. बिजनेस unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from the firm point of view and not of the point of view from the proprietor. प्रोप्राइटर को हम क्रेडिटर मानते हैं. क्यों मानते हैं? प्रोप्राइटर ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, उसने कैपिटल इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो गई, उसको उस प्रोप्राइटर को पे करना ही करना है ना फिर. सो इसीलिए ये दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज हैं. बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम प्रोप्राइटर. क्लियर. प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है. और इन केस प्रोप्राइटर कुछ बिजनेस से अगर पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज को, तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी कवर किया था. क्लियर. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. चैप्टर नंबर 1 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, और यही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है. वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं. क्लियर. ना कि दूसरी. क्लियर. Only those transactions and events are recorded which are capable of being expressed in term of money.
सीधी सी बात है। बिजनेस में वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें मनी है। नाम से पता लग रहा है, नेम से इज मनी, सो हमारी मनी मेजरमेंट क्या कहती है कि वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें मनी है। यानी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकती। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक नहीं रिकॉर्ड हो सकता। कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं। सो मनी मेजरमेंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें मनी है। क्लियर, इजी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, इस वर्ड से हम करते हैं पीरियड से। ओके, बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है ये तो हमें एंड ऑफ द बिजनेस में ही पता लगता है, ठीक है। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस 100 इयर्स के लिए सपोज स्टार्ट हो गया, तो हमने उसको एवरी ईयर के हिसाब से उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। पीरियड मतलब जैसे हमारी क्लासरूम्स में, स्कूल में डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, राइट। ऐसे ही हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। और आपको पता है अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, एंड व्हेन इट डज इट एंड्स 31 मार्च। तो बिजनेस हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारा बिजनेस होता जाता है। क्लियर। और हम इसको ज़्यादातर एक साल का, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, इसको ऐसे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, बिजनेस हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और हमने उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया है। इजी, नाम से पता लग गया। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिसका दूसरा नेम है कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में अगर किसी को ये डाउट है कि हमें पता कैसे लगेगा प्रॉफिट है लॉस है, तो हम एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से हमें पता लग जाता है एंड ऑफ द ईयर कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है और कितना हमारा एसेट्स लाइबिलिटी वगैरह बैलेंस शीट से हमें पता लग जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। Now, what does historical cost concept means? Okay. Next one is historical cost concept या cost concept. इसके अकॉर्डिंग अब नाम देखो क्या है, हिस्टोरिकल। हमने जो एसेट, जो प्राइस पे ऑर्डिनरली रिकॉर्ड किया at the price it was acquired, okay, this cost becomes the basis of all subsequent accounting for the asset. Since the acquisition cost relates to the past, it refers to the as historical cost. क्या मतलब हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट है मेरी, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज कोई फर्नीचर खरीदा अगर 10,000 का, ठीक है, तो मेरी बुक्स में इसका कॉस्ट जो आएगा वो 10,000 आएगा। माना मेरे फर्नीचर का कॉस्ट बाद में 15,000 हो गया सपोज, या 20,000 हो गया सपोज, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस कॉस्ट पे मैंने उसको एक्वायर किया था उसी कॉस्ट पे हम अकाउंटिंग करेंगे बस। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुरानी कॉस्ट पे ही लेते जाएंगे। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, इजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ड्यूअल कंसेप्ट या ड्यूअल प्रिंसिपल क्या होता है। व्हाट डज ड्यूअल कंसेप्ट या फिर ड्यूअल प्रिंसिपल मीन्स।
हमारी हर ट्रांजेक्शन्स ड्यूअल एस्पेक्ट में होता है। हमारा बुक का नाम ही है डबल एंट्री सिस्टम, यानी हर ट्रांजेक्शन्स की दो अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्लियर? अगर मैंने कुछ 1000 का सपोज एसेट है मेरा, तो मेरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी रिकॉर्ड होगी साथ के साथ। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट भी होता है। अगर एक अकाउंट को डेबिट किया गया है तो उसको क्रेडिट भी करना ही करना है। तो इसी रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आगे चैप्टर है इसका पूरा, और ये याद रखो, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। फाइन? मतलब अगर हमारे पास 1000 का एसेट्स है तो हमारी कैपिटल भी 1000 है, तो हमारी एसेट क्या हो गया? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? डबल एंट्री सिस्टम से चलना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम नेम से ही निकालेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्या मतलब है इसका? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, नाम से ही पढ़ो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब रिकवर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कब? जब वो in which the period in which it is earned, irrespective of the fact whether it is received or not। जैसे मैंने कुछ भी मेरे पास था, सपोज मैंने फर्स्ट ऑफ मार्च को मैंने कोई सेल करी, सपोज मैंने सेल करा कुछ कार करी सेल, ठीक है, कार नहीं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। सपोज मैंने कोई चेयर सेल करी 5000 की, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो जाता है, लेकिन मेरे पास उसका पूरा का पूरा पैसा कब आया? सपोज आया 17 अप्रैल को, लेकिन मुझे वो खर्चा, रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमें दिखाना है। सेम जिस टाइम हुआ है उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि मैं 17 अप्रैल को दिखाऊंगी। क्लियर? दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, दैट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, irrespective of the fact whether we have received it or not. Clear? Now come to the matching concept. It is also very easy. नाम से लर्न हो रहे हैं ना, नेम से ही हम अपने प्रिंसिपल्स को निकालते जा रहे हैं। मैचिंग कंसेप्ट कैसे कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट होता है, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? अकॉर्डिंग टू दिस, in determining the net profit from business, all costs that applies to the period revenue should be charged against that revenue। हमारे बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट निकालना, राइट? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें मैच करने होते हैं रेवेन्यू। मैच वर्ड से निकालो, मैचिंग वर्ड है, सो मैच वर्ड से ही हम निकालेंगे कि हमारे रेवेन्यूज़ को हमें अपने एक्सपेंसेस से मैच करना होता है, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग पीरियड का पता लग जाए। ठीक है, 1 ईयर में जितने रेवेन्यूज़ हुए उसके साथ जितने एक्सपेंसेस हुए उससे हमें पता लगता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। सो हमें रेवेन्यूज़ के साथ साथ एक्सपेंसेस को भी निकालना पड़ता है। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, या इसको फुल डिस्क्लोजर हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, नाम से ही निकालते हैं हम इसका क्या मतलब है। फुल डिस्क्लोजर, दिस convention requires that all significant information to the
information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए. नाम से निकालो कि कंपनी कुछ एम्पल प्रोविजंस रखती हैं. डिस्क्लोजर ऑफ असेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कंटेंजेंट लाइबिलिटीज. ठीक है. सो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन का क्या मतलब है? फुल डिस्क्लोज करना है हमारे को. ठीक है. हमारे पास जो भी हुआ पूरे साल बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हमें उसको पूरी तरह डिस्क्लोज करना है. कुछ भी चीज़ हो गई, जैसे हमारी कोई कंटेंजेंट लाइबिलिटी होती है, जैसे हमारा कोई कोर्ट केस इन केस पेंडिंग रह गया, तो हम उसको बैलेंस शीट में फुट नोट की जगह शो कर देते हैं. दिस इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन. सो फुल डिस्क्लोजर का मतलब हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हमने शो करना ही करना है, डिस्क्लोज करना ही करना है अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह में. मटेरियलिटी कन्वेंशन ये बिल्कुल रिवर्स होता है, एक्सेप्शन होता है कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर का. इसके अकॉर्डिंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज नहीं करना. सिग्निफिकेंट इफेक्ट या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? मटेरियलिटी कन्वेंशन का मतलब या मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अभी बताया. ये एक्सेप्शन है हमारी एक तो फुल डिस्क्लोजर की. इनसिग्निफिकेंट या इररेलेवेंट यूजर के अकॉर्डिंग हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे. जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मेरे लिए मैं गई मार्केट और 1000 खर्च आई, लेकिन वही अगर मेरी मेड है, उसके लिए वो चीज़ मटेरियल है 1000. ठीक है. मेरे लिए नहीं है, मैं जाऊंगी मार्केट में ऐसे ही खर्च के आ जाऊंगी, लेकिन मेड के लिए बिकॉज उसका 2-3 दिन का इनकम हो सकती है, सो उसके लिए वो बहुत मटेरियल है. ठीक है. सो हमें मटेरियलिटी कन्वेंशन के हिसाब से इररेलेवेंट है जो यूजर के लिए, उसको रिकॉर्ड नहीं करना. क्लियर? एंड नाउ द सेकेंड लास्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस. अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं कुछ समझाती हूँ. ये नाम से तो नहीं लर्न हो रहा, पर लेट्स सी प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है. इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है उसमें हमें वी शुड नॉट बी दैट हैप्पी कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हर लॉस को हमें रिकॉर्ड करना ही करना है. गेन्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. सो क्या बोला मैंने कि जो मेरा प्रॉफिट है, इफ आई डोंट रिकॉर्ड तब भी चलेगा, लेकिन लॉस को मुझे रिकॉर्ड करना ही करना है, क्योंकि वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है जो मुझे किसी को पे करना ही पड़ेगा. क्लियर? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में वी नीड नॉट बी हैप्पी, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बट लॉसेस को हमें उसी टाइम रिकॉर्ड करना ही करना होता है. ठीक है. ये मैंने सेकेंड चैप्टर में भी बताया था. जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लेस होती है. ठीक है. प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, प्रॉफिट्स को हमें रिकॉर्ड ना भी करें तो भी चलेगा, बट लॉसेस को हमें उसी टाइम हमें इग्नोर नहीं करना है. ठीक है. ये कहता है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. एंड नाउ द लास्ट वन, ये भी बहुत इजी है. वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट. नाम से ही अकाउंटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो फ्री होनी चाहिए पर्सनल बायसनेस से, कि सारी की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें सपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स से.
ठीक है। हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे उनके इनवॉइसेस, बिल्स। हम अगर मार्केट में भी जाते हैं, सपोज कुछ शॉपिंग करने हम अगर जाते हैं, सो वी हैव द बिल विद अस। और अगर हम घर आके उसको टैली करते हैं, अगर एक भी हमारी अकाउंट में कुछ भी रह जाता है, सो वी कैन गो, इट मीन्स सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें एविडेंस और सपोर्ट करके वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। जैसे अगर हम सपोज एक ग्रॉसरी शॉप में गए, उस भैया ने हमें बिल दे दिया, घर आके हमने देखा कोई भी आइटम अगर मिसिंग थी, सिंस वी वर हैविंग द बिल, तो हम कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, भाई आपने ये नहीं दिया। इसी तरह अकाउंट्स में होता है। दिस विल बी मोर क्लियर टू द CA पर्सन। जैसे CA में क्या होता है, उनके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। एंड ऑफ द ईयर जब ऑडिटिंग होती है CA में, तो वो देखते हैं कि जो भी चीज़ है वो वेरीफेबल कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका रिकॉर्ड होता है। इसी तरह बिजनेस में हर चीज़ का पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए और सारे के। With this, we come to end of the today's topic. I hope you like my video. And before going, don't forget to subscribe my channel and do like my video. And फिर से बोलूँगी, if you have any problem, you can DM me anytime. Bye bye for today.